मैंने ये पूरी वीसीआर साइकिल को नो रूल्स में या नो हम जो कह सकते हैं प्रिंसिपल्स में बांट दिया है, और आपको मैं वन बाय वन ये सारे प्रिंसिपल डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से वीसीआर साइकिल इन रूल्स पे काम करती है। अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो हमारी वीसीआर साइकिल अच्छे से काम नहीं करेगी या वीसीआर साइकिल कैसे फेल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, जिसपे हमारा वीसीआर साइकिल काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं रूल कैसे काम करता है। रूल 1, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका, कि जब भी हीट फ्लो करती है तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है, हीट फ्लो करती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वीसीआर साइकिल है, आप जैसे कि मैंने हमारे 4 मेन कंपोनेंट है, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, और इसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, इसको हम गैस भी कहते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है रेफ्रिजरेंट फ्लो का, हमेशा इवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, जो डायरेक्शन होगा, जो सीक्वेंस होगा, जो रेफ्रिजरेंट फ्लो का जो सीक्वेंस होगा, वो क्या सीक्वेंस होता है, हमेशा इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से कंडेंसर में, और कंडेंसर से हमारा एक्सपेंशन डिवाइस में रेफ्रिजरेंट आता है, और एक्सपेंशन डिवाइस से दोबारा से इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट आ जाता है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहता है, बेसिक सीक्वेंस हमारा हमेशा यही रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जैसे कहने का मतलब ये कि जो नेचुरल हीट ट्रांसफर का जो होता है, जो नेचुरल होता है वो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर कभी भी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नहीं होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ हीट ट्रांसफर हो खा रहा है, हमारे यहाँ दो कंपोनेंट है जो हीट ट्रांसफर कराते हैं, एक तो इवापोरेटर और एक कंडेंसर, जहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है। इवापोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को अंदर खींचता है, हीट को अंदर खींचता है, ये हमारी हीट अंदर खींचता है इवापोरेटर। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। जो भी हीट इवापोरेटर ने एब्जॉर्ब की थी वो सारी हीट क्या करता है कंडेंसर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि ये बात होगी। अब हमें प्रिंसिपल को प्रूफ करना है कि हमेशा हीट हाई टू लो फ्लो करती है। तो ये कैसे होगा, देखो आपको पता है इवापोरेटर को कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, और ये क्या करता है, अगर एसी की बात करें, जो एसी का काम क्या है, किसी रूम की टेम्परेचर को कम करना और उसमें कूलिंग प्रोवाइड कराना, मतलब हमें टेम्परेचर कम करना है, उस कमरे को ठंडा बनाना है। तो अब हम बात करें कि ये रूम है हमारा, ये हमारा रूम हो गया। तो रूम का टेम्परेचर कितना होगा, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी भी है तो रूम का टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, और हम क्या चाहते हैं, रूम 24 डिग्री सेल्सियस पे हमने रूम को सेट कर दिया है, या 21 डिग्री सेल्सियस में हमने एसी की सेटिंग कर दी है कि हमारा जो रूम है वो 21 डिग्री सेल्सियस से या 24 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। तो ये क्या करेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हीट जब रूम ठंडा कब होगा, जब ये इवापोरेटर या कूलिंग कॉइल है जब हीट को एब्जॉर्ब करे, रूम की हीट को एब्जॉर्ब करे। तो इवापोरेटर का मैं बताता हूँ, एसी में जो इवापोरेटर का हम टेम्परेचर रखते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। मीन्स इस टेम्परेचर पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है और हीट एब्जॉर्ब करके फेज चेंज कर लेता है, वेपर बन जाता है और वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये जब रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से वेपर में जब चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए अब क्या हो गया, रूम हमारा 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे हमें सेट किया हुआ है, रूम हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमारा रूम है, हमें ठंडा करना है। तो ठंडा कब होगा, जब हीट अंदर जाएगी, इवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो वही हाई टू लो, अब रूम का टेम्परेचर मान लो अभी 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है, और हमें 21 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस रूम को लेके आना है। ये कब होगा, जब इसकी हीट अंदर चली जाए। तो ये अब तो चली जाएगी, रूल अब जैसा रूल 1 तो ये कहता है हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है और इवापोरेटर का टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो रूम टेम्परेचर किसका ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कम है। तो हीट कहाँ जाएगी, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो इवापोरेटर भी हमारा यही रूल फॉलो करता है, तो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, उसको हमें 25 डिग्री तक लाना है या 21 डिग्री तक लाना है, और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट कहाँ जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। तो इवापोरेटर का आप समझ आएगी, तो कैसे हमारी जो हीट है रूम की वो अंदर चली जाती है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब बात करते हैं कंडेंसर की। अब आगे कंडेंसर की बात है। अब जो हीट इवापोरेटर ने एब्जॉर्ब कर दी वही हीट कंडेंसर को क्या करनी है, सारी एटमॉस्फेयर रिलीज करनी है। अब कितनी भी गर्मी है, अगर भरी गर्मी भी है तो आपको पता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर एयर का तापमान हो सकता है 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है। मैं मान लेता हूँ एम्बिएंट जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री के बीच में जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, गर्मी का टाइम है, दोपहर का टाइम है, 3 बजे, दोपहर के 2 बजे है, बहुत गर्मी है, हीट वेव चल रही है, तो एयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो इसमें हम टेम्परेचर रखते हैं, जैसे इसमें हम कूलिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ऐसे इसमें जो हम सैचुरेशन टेम्परेचर रखते हैं वो लगभग 55 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करके सक्शन करके हाई प्रेशर में रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेजता है।
तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, आपको पता है सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी रेफ्रिजरेंट या कोई भी फ्लूइड फेस चेंज करता है। अब यहीं पे रेफ्रिजरेंट फेस चेंज करता है 5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर प्रेशर अगर मान लो R22 गैस है, ये गैस R22 गैस है हमारी, तो R22 में आपको पता है जो सक्शन प्रेशर रखते हैं वो 65 psi से लगभग 70 psi के बीच में सक्शन प्रेशर रखते हैं ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। और कंडेंसर प्रेशर कितना होता है, लगभग 250 psi से 275 psi हम रखते हैं। तो प्रेशर ये क्या किया, कंप्रेसर ने क्या किया, 65 psi से 70 psi का सक्शन कर प्रेशर क्या कर दिया, 250 psi से लगभग 275 psi के बीच में रख दिया। तो प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, सैचुरेशन प्रेशर भी बढ़ गया। जहाँ ये 5 डिग्री में फेस चेंज हो रहा था वहीं पे 55 से 60 डिग्री में फेस चेंज हो रहा है। एक्चुअली हम कंप्रेसर को करना क्या, सैचुरेशन टेम्परेचर को बढ़ाना है ताकि जो हीट ट्रांसफर हो हाई टू लो होना है नेचुरली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सैचुरेशन टेम्परेचर फेस चेंज करने का टेम्परेचर है, वेपर से लिक्विड बनेगा कंडेंसर में, तो क्या होगी, जो हीट है वो अंदर से बाहर निकले, हाई टू लो अंदर से बाहर निकले। मतलब हमें कंडेंसर का तापमान इतना करना है, फेस चेंज का सैचुरेशन टेम्परेचर इतना करना है कि वो टेम्परेचर एम्बिएंट एयर के तापमान से ज्यादा हो, ताकि जब एयर उसमें से पास करे, जब कंडेंसर कोयल से जब एयर पास करे तो हीट बाहर निकले, क्योंकि हमें वही रूल बता दिया, हाई टू लो फॉलो करता है। अब एम्बिएंट एयर का तापमान है 45 से 50 डिग्री, फेस चेंज का तापमान है 55 डिग्री से 60 डिग्री, तो वही हाई टू लो, तो ये कंडेंसर का तापमान हाई हो गया और एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। तो हीट खाने लगेगी, जब एयर पास करेगी तो एयर इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और ये अपनी हीट रिलीज करेगी और ये एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगी सारी हीट। तो ये हाई टू लो, ये देखो ये भी हाई टू लो हो रहा है 55 से 50 की तरफ, और यहाँ 30 से 5 की तरफ। यहाँ 30 से 5 था तो हीट फ्लो अंदर हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था। अब क्या है 55 से 60, तो हीट बाहर निकलेगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और ये कम है। तो इस तरीके से कंप्रेसर का काम यही होता है कि कंप्रेसर का काम यही है कि प्रेशर डिफरेंस बना दे, प्रेशर डिफरेंस इतना बना दे कि हमारी हीट जो इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो हीट बाहर निकल सके। और इसको हम रखते भी इतना ही कि एम्बिएंट एयर जो एम्बिएंट एयर रहती है उससे, जैसे हमारी एम्बिएंट एयर हमारी मैक्सिमम 50 रहती है, तो हम जो कंडेंसेशन प्रेशर रखते हैं, कंडेंसेशन प्रेशर मींस जिस टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट वेपर से लिक्विड बनेगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर से लिक्विड बनना, तो कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है। तो हम जो कंडेंसेशन टेम्परेचर रखते हैं वो इतना रखते हैं जो एम्बिएंट एयर के टेम्परेचर से कम 8 से 10 डिग्री ज्यादा हो, ताकि बहुत गर्मी भी रहे तब भी हमारा हीट बाहर की तरफ निकले। अगर किसी केस में अगर ये तापमान ज्यादा हो जाए, अगर ये तापमान इससे ज्यादा हो गया इस वाले तापमान से, तो क्या होगा, उल्टा ये हीट खींचेगा, हीट को क्या करेगा, अंदर खींचेगा। अगर बाहर का एम्बिएंट एयर का तापमान ज्यादा हो गया तो और कंडेंसर का तापमान कम रह गया, कंडेंसेशन टेम्परेचर कम रह गया, तो अब क्या होगा, जब एयर गुजरेगी तो अंदर हीट जाएगी। तो हम कैसे वेपर को लिक्विड में चेंज करेंगे, तो बल्कि वो तो वेपर रहेगा तो वो सुपर हीट हो जाएगा, मतलब वो सैचुरेशन टेम्परेचर में हमें लाना है लेकिन वो और ज्यादा गर्म हो गया, तो हमारी साइकिल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमारा वीशर साइकिल में जो एक सिद्धांत है कि हमेशा हीट हाई टू लो फ्लो करती है, तो उसका मैंने बता दिया। तो हमारी जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को रिलीज किया जाता है, कैसे हम टेम्परेचर को कंट्रोल करके हीट को एब्जॉर्प्शन और हीट की रिलीजिंग कराते हैं। और हम टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं बाय सेटिंग द प्रेशर। और प्रेशर कैसे हम बना रहे हैं, प्रेशर हम इस कंप्रेसर की मदद से बना रहे हैं। ये कंप्रेसर लो साइड टेम्परेचर प्रेशर बना रहा है और उसी को हाई साइड प्रेशर बना रहा है टू अचीव द सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, मुझे लगता है अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की।